Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Last part finally of chapter 1 of accounts. So यहाँ पर हम देखेंगे methods of preparing accounts, किस तरीके से accounts को prepare किया जाता है. So basically यहाँ पर दो method है और हम जो मेथड प्रिपेयर करने वाले हैं, हम अभी जो करंटली हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि हम रीड करेंगे. सो बेसिकली दो मेथड यहाँ पर है. ये हो गए मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड देन स्टेप्स टू प्रिपेयर अकाउंट्स. कुछ स्टेप्स हैं वो भी हम देखेंगे. सो आज के वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक को कवर करेंगे. मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. सो यहाँ पर दो मेथड्स है, देसी नामा सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. देसी नामा सिस्टम पहले के टाइम पे, एंशिएंट टाइम पे यूज़ किया जाता था, जो कि बिल्कुल भी प्रॉपर मेथड नहीं था. जैसे कि अभी डबल एंट्री सिस्टम में कैसा होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है. लेकिन देसी नामा सिस्टम में इस तरीके के कोई भी इफेक्ट नहीं होते थे. जनरली जो भी एंट्रीज होती थी वो लोग एक ही इफेक्ट देके उस एंट्री को पास करते थे. ये देसी नामा सिस्टम का पूरा जो डिस्कशन है वो आगे के फर्दर चैप्टर्स में है, यहाँ पर इतना डिस्कशन नहीं किया गया है. हम आते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे. डबल एंट्री सिस्टम इटसेल्फ सेज डबल. डबल मतलब हर एंट्री के डुअल इफेक्ट होते हैं, राइट. डबल एंट्री सिस्टम 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइडेड है, मर्केंटाइल बेस, कैश बेस एंड मिक्स्ड बेस. सो मर्केंटाइल बेस को अक्रूअल बेस भी कहा जाता है. सबसे पहले हम इन तीनों सिस्टम में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, भले ये 3 अलग अलग सिस्टम है लेकिन तीनों के अंदर जो इफेक्ट होता है वो कैसा रहेगा, डबल इफेक्ट, क्योंकि ये किसके पार्ट्स है, डबल एंट्री सिस्टम के. सो अगर मर्केंटाइल बेस है तो इसमें भी डुअल इफेक्ट रहेगा, कैश बेस में भी डुअल इफेक्ट रहेगा, मिक्स्ड बेस में भी डुअल इफेक्ट रहेगा. मर्केंटाइल करने से पहले मैं कैश बेस करवाना चाहूँगी ताकि मर्केंटाइल बेस थोड़ा सा ईजी समझ में आए. कैश और रिसीट बेस क्या होता है? कैश बेस मतलब कि जो भी कैश के ट्रांजैक्शंस है वो ही खाली रिकॉर्ड किए जाएंगे. जैसे कि हमने बात की कि ट्रांजैक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कैश या फिर क्रेडिट, राइट. सो कैश सिस्टम में क्या होता है, जो भी कैश के ट्रांजैक्शंस होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे. विदाउट कैश वाले ट्रांजैक्शंस हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे, राइट. जैसे कि हमने परचेज किया कैश में तो हम उसको उसकी एंट्री दे देंगे. परचेज हमने सेल किया कैश में, तो इस ईयर में हमारे पास 3 ईयर है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और एक होता है एडवांस, जो कि फ्यूचर के लिए होता है. तो हमारे पास ये 3 ईयर्स को हम ध्यान में रखते हैं. तो यहाँ पर करंट ईयर में, सपोज हम करंट ईयर की बात करते हैं, करंट ईयर में मैंने सेल किया 20,000 का, तो मैं क्या कर दूंगी, करंट ईयर में 20,000 की सेल लिख दूंगी, कैश 20,000. करंट ईयर में मैंने परचेज किया 10,000 का, तो मैं लिख दूंगी 10,000 कैश गया, राइट. सो कैश आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे, कैश जा रहा है उसकी एंट्री करेंगे. क्वेश्चन एक अराइज होता है कि हम कैश मेथड यूज कर रहे हैं, इससे ये तो चेंज नहीं हो जाएगा कि कस्टमर आके यही बोलना बंद कर देंगे कि भाई हमें क्रेडिट दो. नहीं, हम अगर कैश मेथड यूज कर रहे हैं फिर भी कस्टमर आके तो हमसे क्रेडिट पे सेल मांग ही सकते हैं ना, कि हम भाई 1 महीने बाद पे करेंगे. तो उसमें उस चीज़ में क्या होगा, सपोज यहाँ पर मैंने कैश का 20,000 सेल रिकॉर्ड कर लिया और परचेज भी मैंने 10,000 रिकॉर्ड कर लिया. सपोज अब थर्ड पर्सन आया, उसने बोला मेरे को 5,000 का सेल करो. हमने बोला ठीक है, लेकिन उस कस्टमर ने क्या बोला कि 1 महीने बाद दूंगा. तो क्या हम इस 5,000 को रिकॉर्ड करेंगे? नहीं. हम इस 5,000 को कब करेंगे, 1 महीने बाद या 1 साल बाद. जैसे ही अगर 1 साल बाद वो कैश आ गया या 1 महीने बाद वो कैश आया, तो जब वो कैश हमें रिसीव होगा तब हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कैश रिसीव्ड. फाइन. ये हो गया हमारे आउटस्टैंडिंग की बात, कि कोई हमें देना बाकी है और फिर वो हमारे पास आता है. सपोज अब ऐसा हुआ कि हमने आगे वाले साल की, सपोज हमें सैलरी देनी है, हमारे पास एम्प्लॉय आया और बोला कि भाई मुझे एडवांस में सैलरी दो. सैलरी कौन से ईयर की है, नेक्स्ट ईयर की सैलरी है, लेकिन हम दे कब रहे हैं, इस साल में दे रहे हैं.
एम्प्लॉय आया और बोला कि नेक्स्ट ईयर की सैलरी आप मुझे अभी दो, हम मना नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैं उसको सैलरी दूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी सैलरी पेड -5,000, माइनस के लिए हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, तो -5,000 सैलरी पेड। तो अब इसकी एंट्री नेक्स्ट ईयर में नहीं होगी क्योंकि हमने यहीं पर इसकी एंट्री कर दी है। तो कैश सिस्टम में क्या हो रहा है, जैसे ही कैश आ रहा है हम उसकी एंट्री कर रहे हैं, जैसे जैसे कैश जा रहा है हम उसकी एंट्री करते हैं। ये हो गया कैश सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम 11th 12th या फिर जो कंपनीज होती है एट प्रेजेंट, कंपनीज मर्केंटाइल सिस्टम, अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करती है। कैश सिस्टम जनरली बैंक्स में यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम बैंक्स हर जगह पे मर्केंटाइल सिस्टम यूज किया जाता है। मर्केंटाइल सिस्टम क्या बोलता है कि भाई हमें कैश मिला या नहीं मिला, अगर उसकी ड्यू डेट आ गई तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। हम ये नहीं लिखेंगे रिसीव्ड या पेड। अगर उसकी डेट आ गई तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे देखते हैं। सपोज ये है प्रीवियस ईयर, हमारा जो मेन हमें फोकस करना है वो किस पे करना है, करंट ईयर, कि हम अभी के साल में क्या कर रहे हैं। और ये हो गया नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, कुछ भी हो आपको इस साल हर चीज को रिकॉर्ड करना है। सपोज अभी मैंने, अगेन मैं लेती हूँ सेल्स, मैंने सेल्स की 20,000, तो मैं यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड कर दूंगी कि मैंने सेल्स किया है। सपोज मैंने परचेज किया, मैंने परचेज भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। सपोज सैलरी की बात आती है कि सैलरी नेक्स्ट ईयर की एक एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि प्लीज आप हमें एडवांस दो, राइट। तो यहाँ पर मैं कैश गोज आउट नहीं लिखूंगी, यहाँ पर मैं सैलरी नहीं लिखूंगी क्योंकि मेरी सैलरी की जो एक्सपेंस अभी तक नहीं आया है। अगर मैं कैश सिस्टम फॉलो करती तो मैं क्या करती, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सैलरी लिख देती। लेकिन हम मर्केंटाइल बेसिस सिस्टम हम चूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर मैंने एडवांस सैलरी पे की है, नेक्स्ट ईयर की सैलरी मैंने अभी पे कर दी, तो मैं उसको मेरा एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगी, मैं उसको यहाँ पे क्या लिखूंगी, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी मतलब सैलरी पेड इन एडवांस। तो ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं होगा, ये मेरे लिए होगा एसेट। इस चीज को, खाली इस चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन पहले कर देते हैं या कोई ट्रांजैक्शन बाद में करते हैं तो उस चीज का किस तरीके से इफेक्ट आएगा। अक्रूअल सिस्टम यही बोलता है। अक्रू का मतलब होता है कोई चीज का ड्यू होना। अगर कोई चीज ड्यू हो गई मतलब उसके एक्सपेंस की डेट आ गई तो आप उसको रिकॉर्ड करो, भले ही फिर आप पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने लिया था एडवांस का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैंने कुछ एडवांस में पे कर दिया तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि भाई मैंने एडवांस में पे किया है, तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं होगा, ये मेरा एसेट होगा। हम ये चीज ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, दैट इज हम प्रीवियस वीडियो में ये चीज देख चुके हैं कि अगर हम कोई चीज एडवांस में पे करते हैं तो वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरा क्या है, एसेट। क्यों? क्योंकि हम अक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब सपोज कोई एक्सपेंस है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब कि एक्सपेंस ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, लेकिन मैंने पे नहीं किया। सपोज मैं लेती हूँ 30 अप्रैल, क्योंकि 30 अप्रैल को ही जनरली हम लोगों को रेंट पे करना होता है। सपोज 30 अप्रैल को, 30th अप्रैल को हमारे पास लैंडलॉर्ड आता है और बोलता है रेंट पे करो। हम बोलते हैं भाई हमारे पास अभी रुपए नहीं है, हम पे नहीं कर सकते। तो क्या हम पे नहीं कर रहे उसको मैं रिकॉर्ड करूंगी या नहीं करूंगी? मैं रिकॉर्ड करूंगी, मैं उसको एक्सपेंस दिखाऊंगी। यहां पे तो नहीं दिखाया था, यहां पर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये मेरा ड्यू हो चुका है। आज 30th अप्रैल है और मेरी आज 30th अप्रैल को देने की बारी आ चुकी है। मेरा एक्सपेंस ड्यू हो चुका, लेकिन मैं पे नहीं कर रही, तो मैं इसको एक्सपेंस लिखूंगी। अक्रूवल सिस्टम खाली ये बोलता है कि अगर आपका एक्सपेंस या इनकम ड्यू हो गई तो आप लिखो, अगर कोई एक्सपेंस और इनकम ड्यू नहीं हुई है
तो आपको वो एक्सपेंस और इनकम को नहीं दिखाना है। इनकम सपोज मेरे को मिलने वाली है, इनकम मैं लेती हूं यहां पर सैलरी, ठीक है। सैलरी मुझे मिलने वाली है कब? 30 अप्रैल को। मैं गई मेरे प्रिंसिपल के पास, मैं बोली कि भाई मेरे को सैलरी पे करो। प्रिंसिपल बोला कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आज 30 अप्रैल है, मेरी इनकम तो ड्यू हो गई, आज मुझे इनकम मिल जानी चाहिए थी। तो मैं मेरी बुक्स में यहाँ पर क्या लिख दूंगी? इनकम, ठीक है। और सामने क्या आ जाएगा? मिली नहीं, मिलने वाली है, रिसीवेबल। तो यहाँ पे दो एंट्री क्या होगी? एक तो मैं लिखूंगी इनकम और एक मैं लिखूंगी रिसीवेबल, राइट। खाली इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। खाली तुम्हें तभी के लिए इतना ही याद रखना है कि इनकम हम तभी लिखते हैं जब उसकी डेट आ जाती है। एक और एग्जांपल मैं इसमें लेती हूँ सैलरी का ही। सपोज सैलरी है 30 अप्रैल को मेरी ड्यू होगी, लेकिन मैं मेरे बॉस के पास कब चली गई? 1 अप्रैल पे। मैं बोली मुझे सैलरी चाहिए, तो बॉस बोला ठीक है ले लो। तो यानी मेरे को क्या मिल गया? कैश। सामने 30 अप्रैल को सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन वो 1 अप्रैल को ही मिल गई, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हमने ये सारे टर्म पढ़े हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, राइट। सो यहाँ पर 1 अप्रैल को 30 अप्रैल को मुझे सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन मैं पहले ही चली गई 1 अप्रैल को और मैंने पहले ही ले ली, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरे लिए ये लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने उनको सर्विस तो प्रोवाइड की नहीं और मुझे पहले ही सैलरी मिल गई, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आया? एक कैश और दूसरी इफेक्ट क्या होगी? लायबिलिटी। क्या आपको दोनों इफेक्ट में कहीं पर भी इनकम लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एंट्री हम कब कर रहे हैं? 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को अभी तक सैलरी ड्यू नहीं हुई है, सैलरी लेने की बारी मेरी नहीं आई है। यानी हम सैलरी बुक्स में कब लिखेंगे? जब मेरी सैलरी लेने की बारी आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पर सैलरी पे करना होता, ठीक है, तो मैं सैलरी एक्सपेंस कब लिखती? जब मेरी सैलरी पे करने की बारी आएगी, ना कि जब मैं एक्चुअल में सैलरी दे रही हूँ, राइट। अभी के लिए खाली आपको इतना ही समझना है। इस पे डिटेल में जब हम क्वेश्चंस करेंगे ये और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी अभी के लिए इतना ही हमें दिमाग में रखना है। जब इनकम हमारे ड्यू होगी तभी हम हमारी बुक्स में इनकम लिखेंगे, जब एक्सपेंस ड्यू होंगे तभी हम एक्सपेंसेस को बुक्स में लिखेंगे। उसके अलावा अगर हम एडवांस में पे कर रहे हैं या हमें रिसीव्ड एडवांस में हो रहा है, इन केसेस में हम एक्सपेंस और इनकम बुक्स में नहीं लिखेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा अक्रूवल सिस्टम। मिक्स सिस्टम मतलब जहाँ पर लोग मिक्स दोनों इन अक्रूवल सिस्टम और कैश सिस्टम दोनों को मिक्स करके लिखते हैं। अब बैंक्स कैश सिस्टम, खाली कैश सिस्टम को छोड़ के बैंक्स मिक्स सिस्टम्स यूज करती है, राइट। सो ये ठीक है, यहाँ पे खाली हाइब्रिड है कैश सिस्टम का और अक्रूवल सिस्टम का। कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। फर्स्ट स्टेप है वाउचर प्रिपेयर करना। वाउचर हमने देखा था, वाउचर क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन का रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि भाई वो ट्रांजैक्शन क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इनकम ट्रांजैक्शन है, एक्सपेंस ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट जो हमारा काम है वो है वाउचर, दैट इज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाना। सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। रिटर्न डॉक्यूमेंट तो बना लिया, लेकिन उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई वो जो ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअल में इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं। क्योंकि अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है तो ही हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अगर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है तो वो हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है कि हमने किसी को सामान बेचा और क्रेडिट पे बेचा, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई एम्प्लॉय को फायर कर दिया मतलब उनको निकाल दिया,
तो उस ट्रांजैक्शन को इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। सो सेकेंड स्टेप है हमारा ये फाइंड आउट करना कि एक ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जनरल एंट्री, जो कि एक सब्सिडरी बुक है। क्या है जनरल एंट्री, किस तरीके से बनती है, आगे के चैप्टर्स में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग मतलब कि सब जो अकाउंट्स होते हैं उनके एक सब जो हम ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके अलग अलग अकाउंट बनते हैं और सारे ट्रांजैक्शन को उनके पर्सनल अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। थर्ड इज द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में हम चेक करते हैं कि हमने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं वो सही है या नहीं। ट्रायल बैलेंस अगर हमारा टैली हो जाता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ जाते हैं, तो उसका मतलब है हमारा जो सारे ट्रांजैक्शंस है वो सही है। एंड द फाइनल स्टेप इज एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट्स में ये जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनते हैं। जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसके बेसिस पे हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। अगेन फाइनल अकाउंट्स में 3 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें प्रॉफिट मिलता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट से मिलता है हमें नेट प्रॉफिट। क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या होता है नेट प्रॉफिट, हम सब पढ़ेंगे। अभी के लिए खाली हमें ओवरव्यू चाहिए, हमें खाली ये पता करना है किस तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। एंड फाइनली बैलेंस शीट का हमें पता है, बैलेंस शीट से क्या बनता है, क्या मिलता है। बैलेंस शीट से हमें मिलेगी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अगेन एक बार हम रिवाइज करेंगे। वाउचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्या वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक है या नहीं। अकाउंट्स प्रिपेयर करने में ये दोनों कहीं काम नहीं आते। हमारी बुक्स में जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं जनरल एंट्री, सेकंड लेजर पोस्टिंग जिसमें हर ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, थर्ड इज ट्रायल बैलेंस एंड फाइनली जो हमारा मेन अकाउंट है वो है फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो वी कंप्लीट आवर चैप्टर हियर। अच्छा, यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। सो इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप एक बार टेक्स्ट बुक्स में से देख के करिएगा। जो भी कुछ डाउट्स हो आप डेफिनेटली मेरे को पूछना, हम उस सारे को डाउट सेशन में कवर अप कर लेंगे।